गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 16 के अंदर हमें स्टडी करना है फ्लक्चुएशन इन लिगेंड। क्या रहते हैं फ्लक्चुएशन लिगेंड, कह सकते हैं फ्लक्चुएशन इन लिगेंड। तो फ्लक्चुएशन इन लिगेंड हम इस टाइप से कह सकते हैं कि भाई आपके पास लिगेंड है जिसकी एफएसिटी 5 है, या उसकी एफएसिटी 8 है, या एफएसिटी 2। तो ये एफएसिटी कंटेनिंग लिगेंड रिएक्शन के समय अपनी एफएसिटी चेंज कर देते हैं। लाइक 5 to 3 में चेंज हो सकते हैं, 3 से 1 में चेंज हो सकते हैं, या फिर अगर एफएसिटी 8 है तो वो 8 से 6 में चेंज हो सकते हैं, 6 से 4 में चेंज हो सकते हैं, 4 से 2 में चेंज हो सकते हैं, इस टाइप से। तो एफएसिटी चेंज होने पर आपके कॉम्प्लेक्स में एक वैकेंट साइट जनरेट होती है। ओवरऑल टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आती है। इस कंडीशन में आपके कॉम्प्लेक्स में एक लिगेंड एंटर कर पाता है, फिर लास्ट में जो एंड में एफएसिटी चेंज की थी वो वापस से अपनी एफएसिटी 2 से इंक्रीज कर लेते हैं और कार्बोनिल आपका एलिमिनेट हो जाता है। कार्बोनिल मतलब कॉम्प्लेक्स में से कार्बोनिल निकल जाता है। तो यही है कि फ्लक्चुएशन इन लिगेंड के थ्रू कॉम्प्लेक्स मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के ऊपर सबस्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली परफॉर्म होती है। आइए इसे स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले अपने पास एक है मेटल नाइट्रोजन लिगेंड। मेटल नाइट्रोजन में अगर नाइट्रोजन लीनियर नाइट्रोजन है तो उस कंडीशन में उसकी 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह होता है, मीन्स वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड की तरह एक्ट करता है। ये अपनी एफएसिटी 3 से चेंज करके 1 के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता है। इसमें बैंड नाइट्रोजन कितना रहेगा आपका, उस समय इस नाइट्रोजन को हम कहेंगे बैंड नाइट्रोजन, और ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास साइक्लोपेंटाडाइनल Cp मेटल अटैच टू ओनली 1 कार्बन ऑफ Cp। ये कहलाएगा आपका बीटा 1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन Cp मेटल को डोनेट कर रहा है। पर Cp के 3 कार्बन मेटल के साथ बाइंडिंग शो करते हैं, तो Cp 3 इलेक्ट्रॉन टोटल वैलेंस काउंट में डोनेट करते हैं। एंड लास्ट में अगर मेटल के Cp के 5 कार्बन मेटल के साथ बाइंडिंग शो करते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट में उसकी एफएसिटी रहती है 5। अब एक आपके पास लिगेंड है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। इस वन साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, ये इसका सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है और ये इसका रियल स्ट्रक्चर है जो कि टब शेप में होता है। जैसा टब शेप में, लाइक दिस वन, दिस टब, ये आपका टब बन गया। यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड है, इस फॉर्म 2 and 4। तो ये है आपका कोड, इसे हम जनरली करते हैं। इसकी एफएसिटी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है। अब हमारे पास कुछ लिगेंड ऐसे हैं जो फ्लक्चुएशन शो नहीं करते, लाइक CO कार्बोनिल Cp मीटा 5। अगर Cp इन द मीटा 5 कंडीशन में है वो फ्लक्चुएशन शो नहीं करता, बट मीटा 3 एंड मीटा 1 में फ्लक्चुएशन शो करेगा। PPS3 एंड PF3 ये आपके जनरली 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करेंगे, PPS3 एंड PF3 एंड CO एंड Cp मीटा 5 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करेंगे और ये फ्लक्चुएशन बिहेवियर शो नहीं करते हैं। फिर है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स, तो हम कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल की तरह से समझ लेते हैं। वेनियम CO4N2 प्लस इसकी रिएक्शन हमें एक लिगेंड से करवानी है PPS3। अब मैकेनिज्म में कौन सा रहेगा, ये एसोसिएटिव सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, एसोसिएटिव मैकेनिज्म यानी SN2 क्यों रहेगा, क्योंकि ये टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन है कॉम्प्लेक्स का, वो कितना है 16 इलेक्ट्रॉन है। अगर 18 होता है तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में रहता है। चेक कर लेते हैं। वेनियम 7 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 4 कार्बोनिल 8 इलेक्ट्रॉन एंड 1 नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास क्या मिला, पहले स्टेप में लिगेंड कॉम्प्लेक्स के साथ ऐड होकर इसकी
टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इंक्रीमेंट करेगा और इसके कोऑर्डिनेशन नंबर में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ये देखिए 1 2 3 4 आपके CO, ये नाइट्रोजन एक पहले सिंगल बीटा 1 की तरह है, इसलिए ये पेंट नाइट्रोजन है आपके पास और ये PPH3 के साथ अटैच हो गया। अब जो पेंट नाइट्रोजन है ये अपनी हेप्टेसिटी बीटा 1 टू बीटा 3 के अंदर चेंज करेगा। इससे क्या होगा, अभी जो एक कार्बोनिल जो अटैच्ड है वो इनमें से एक कार्बोनिल आपके कॉम्प्लेक्स से बाहर चला जाएगा। ये देखिए बीटा 3 में कन्वर्ट हुआ, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन दोनों की तरह काम कर रहा है और एक कार्बोनिल आपके कॉम्प्लेक्स से बाहर इस साइड वैकेंट होगी और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा इस कंडीशन में भी चेक कर लेते हैं। 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन प्लस रेडियम 7 प्लस फॉस्फेट लिगैंड 2 एंड नाइट्रोजन इन लीनियर कंडीशन 3। चेक करते हैं 6 प्लस 7 आपके पास होंगे 13 प्लस 2 15 प्लस 3 18 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल कॉम्प्लेक्स हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास कॉम्प्लेक्स है वैनेडियम CO6। ये भी आपका 18 इलेक्ट्रॉन को 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं। वैनेडियम आपका 6 इलेक्ट्रॉन D5, वैनेडियम रहेगा आपका D5 6 1, इसे सही करेंगे D5 D5 प्लस 6 कार्बन 6 2 जा 12 प्लस 5 कितना हो गया 17 इलेक्ट्रॉन ही इसमें हो रहे हैं। अब इसकी रिएक्शन हमें फर्दर नाइट्रोजन लिगैंड से करवाना है। नाइट्रोजन लिगैंड से कराने पर क्या होगा कि पहले इसमें से एक कार्बोनिल एलिमिनेट होगा और आपके पास क्या बनेगा वैनेडियम CO5। इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5 प्लस 10 15। अब इसके साथ नाइट्रोजन लिगैंड आके अटैच होगा इन लीनियर फॉर्म। ये लीनियर फॉर्म में होगा नाइट्रोजन बीटा 3 रहेगा लीनियर नाइट्रोजन एंड आपके पास क्या बने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा वैनेडियम 5 प्लस 5 कार्बोनिल 10 इलेक्ट्रॉन प्लस नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन और हमारे पास हो गया ये 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हमें पढ़ना है रिंग स्लीपिंग कंसेप्ट के बारे में। रिंग स्लीपिंग कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अलग अलग लिगैंड देखने को मिलेंगे। पहला है CP साइक्लोपेंटाडाइनाइल, देन आफ्टर इंडेनिल, इसमें साइक्लोपेंटाडाइनाइल के एक फेस के ऊपर बेंजीन रिंग फ्यूज है। देन आफ्टर फ्लोरेनिल यानी कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल के दोनों फेस के ऊपर 2 बेंजीन रिंग फ्यूज है। यहाँ पे ये बेंजीन है तो इसको एक सर्कल करेंगे फिर बेंजीन है। ओके, ये हो गया आपका फ्लोरेनिल। अब ये रिएक्शन के समय अपनी हेपेसिटी चेंज करते रहते हैं। जनरली अभी मेटल अटैच टू CP इसकी हेपेसिटी है 5, इसकी भी है 5 और इसकी भी है 5। ओके, रिएक्शन के समय ये अपनी हेपेसिटी चेंज करेंगे। इनके अंदर बॉन्ड एंगल तीनों में डिफरेंट रहता है। जिसमें बॉन्ड एंगल डिफरेंट रहता है वो ज़्यादा एक्टिव या उसके अंदर सब डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन ज़्यादा होती है कंपेयर टू CP एंड फ्लोरेनिल। सब डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा फ्लोरेनिल के अंदर देखने को मिलेगी ड्यू टू मोर बॉन्ड एंगल। अब ये है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मेटल अटैच टू 4 डिफरेंट लिगैंड एंड 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना। इसी तरह एक मेटल अटैच टू 6 डिफरेंट लिगैंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना। तो ये कहलाएगी आपका सैचुरेटेड कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे थे, इनके अंदर रिंग स्लीपिंग या फ्लक्चुएशन बिहेवियर कम से होते हैं। बट अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का स्पीसीज है या कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का स्पीसीज है या फिर कोई अनसैचुरेटेड लाइक 17 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन का कोई सिस्टम है तो वो आपके रिंग स्लीपिंग एज वेल एज फ्लक्चुएशन बिहेवियर को शो करेंगे। ओके, तो ये आपके पास अनसैचुरेटेड कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, ये आपको शो करेंगे रिंग स्लीपिंग। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है
बिटवीन मेटल कार्बोनिल क्या होता है, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज। अगर मेटल कार्बोनिल के बीच में बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आल्सो डिक्रीज। इस कंडीशन में क्या होगा, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होगा। क्यों ऐसा क्यों होता है, हमें पता है कि मेटल कार्बन बॉन्ड क्या फॉलो करता है, ये फॉलो करता है एक रूल का डिफरेंस। हमने एक रूल देखा था ऑफ म्यूएस अपॉन बीबी पीए। ये किसके लिए था, कार्बोनिल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ के लिए, और ये रूल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ के लिए। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ अगर बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ इसका क्या होगा, डिक्रीज। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो बॉन्ड लेंथ होगा इसका डिक्रीज, ठीक है, मेटल कार्बन। और अगर कार्बोनिल के लिए पूछे तो बैक बॉन्डिंग अगर कार्बोनिल में इंक्रीज होगी तो उसमें बॉन्ड लेंथ भी कार्बन ऑक्सीजन इंक्रीज होगा, बट मेटल कार्बन के लिए ये इन्वर्स रहता है। इसलिए रेट ऑफ अब मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ कम है तो एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी ज़्यादा रहेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसलिए ये स्लो रिएक्शन रहती है। सेकेंड है, जब कॉन्जुगेशन डिक्रीज रहता है तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका क्या रहेगा, वो भी आपको स्लो देखने को मिलेगा। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ लिगेंड, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स में कार्बोनिल के अदर देन कोई और लिगेंड प्रेजेंट है, लाइक यहाँ पे Cp, और इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। तो जो हमने अभी 3 ऊपर लिगेंड पढ़े लाइक फ्लोरीन, इंडेनिन एंड साइक्लोपेंटाडाइन है, उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर किसका है, फ्लोरीन, फिर इंडेनिन और फिर Cp। अगर इट मीन Cp ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, फ्लोरीन कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब क्या होगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो बैक बॉन्ड पावर ऑफ रेडियम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, रेडियम से कार्बोनिल के ऊपर बैक बॉन्डिंग भी बढ़ेगी, तो मोर बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो कार्बन मेटल बॉन्ड लेंथ कम होगा तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिक्रीज होगा, मोर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, लेस रिएक्टिव रहेगा, स्लो रिएक्शन रहेगी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ही सारा डिटेल से बता दिया। चलते हैं नीचे, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेंट्रल मेटल है रेडियम के साथ अटैच्ड है इंडेनिल कैपेसिटी 5 और 3 कार्बोनिल यहाँ पे अटैच्ड है। इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हमें इसकी रिएक्शन करवानी है 3pS3 से। अब 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो डेफिनेटली ये पहले डिसोसिएटिव मैकेनिज्म शो करेगा। ओके, रिएक्शन कैसी रह रही है, फास्ट रिएक्शन क्यों रहती है, इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं, लाइक जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है तो कार्बोनिलेटेड की रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। इस कंडीशन में इसमें बॉन्ड एंगल इसका कंपेयर टू Cp से ज़्यादा होगा। हेप्टासिटी यहाँ पे 5 टू किसमें चेंज होगी, 3 में। हेप्टासिटी यहाँ पे 3 हो गई, देखिए β5 टू β3। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कितना रहेगा, 16 इलेक्ट्रॉन, 3 to 6 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कार्बन, 7 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रेडियम, 3 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इंडेनियम। कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स है अभी। अब नेक्स्ट स्टेप में pPS3 यहाँ पे आके बाइंड अप हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है, एंटर करेगा। ये आपके पास बनेगा प्रोडक्ट 3 और प्रोडक्ट A3 इलेक्ट्रॉन का। इसमें इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं, टोटल मास इलेक्ट्रॉन 3 ड्यू टू इंडेनियम, 7 ड्यू टू रेडियम, 3 to 6 ड्यू टू 3 कार्बन एंड +2 ड्यू टू फॉस्फोरस। ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन ड्यू। वो फॉलो इसमें जो कॉम्प्लेक्स कर रहा है, तो ये आपका प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास है एक कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल है रेडियम से 3 कार्बन अटैच्ड है, दिस एंड दिस, और इसके ऊपर अटैच्ड है फ्लोरीन मोर रिएक्टिव होता है, इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज़्यादा रहता है कंपेयर टू इंडेनियम। ओके, तो ये रिएक्शन
क्या होगा, स्लो हो सकता कंपेयर टू इंडेनिल की तुलना में। तो यहाँ पे देखते PPH3 हम रिएक्शन करवाते हैं PPH3 के पहला स्टेप में इसकी कैपेसिटी 5 to 3 के अंदर चेंज होती है, 5 to 3। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा 60 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का। और अब नेक्स्ट स्टेप में PPH3 लिगेंड इसके अंदर एंटर कर सकता है, तो ये PPH3 लिगेंड एंटर न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कैपेसिटी जो अब 3 थी वो अब वापस किसमें चेंज हो जाएगी, कैपेसिटी 5 में। और जैसे ही 5 में चेंज होगी एक CO आपका एलिमिनेट हो जाएगा या बाहर निकल जाएगा। ये CO आपका बाहर निकला, अब आपके कॉम्प्लेक्स में 2 CO है, 1 PPH3 एंड 1 फ्लोरीन लिगेंड है। और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना आ रहा है, 18 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यानी कि ये रूल जो है हमारा उसे फॉलो कर रहा है। कौन सा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो स्टेबल कॉम्प्लेक्स। रिएक्टिविटी ऑफ लिगेंड क्या कह सकते हैं कि फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन इंडेनिल इज मोर रिएक्टिव देन C2। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर देखें तो फ्लोरीन का ज़्यादा होता है इंडेनिल से, इंडेनिल का ज़्यादा होता है CP से। बट रिएक्टिविटी फ्लोरीन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स किसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। क्या रहता है, बॉन्ड एंगल इंक्रीमेंट रहता है। जब बॉन्ड एंगल इंक्रीमेंट रहता है तो डिसोसिएशन ऑफ लिगेंड डिसोसिएशन फास्ट रहता है, डिसोसिएशन फास्ट। इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू इंडेनिल एंड CP। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन हमारे पास, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबस्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक ए कॉम्प्लेक्स है MnCO3CP, डी कॉम्प्लेक्स है MnCO3 इंडेनिल एंड डी का ये आपका रहेगा C कॉम्प्लेक्स है MnCO3 फ्लोरीन। डायरेक्टली आप अगर आपको पता है कि फ्लोरीन के अंदर बॉन्ड एंगल ज़्यादा रहता है तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहती है, तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। तो ऑर्डर क्या रहेगा, जिस कॉम्प्लेक्स में फ्लोरीन है वो आपका मोर रिएक्टिव रहेगा कंपेयर टू इंडेनिल एंड CP। कॉम्प्लेक्स C इज मोर रिएक्टिव देन B एंड B इज मोर रिएक्टिव देन A। क्या हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन है आपके पास, देखते हैं। FeCO5 की रिएक्शन हमने किससे करवाई, इंडेनिल लिगेंड से। ये है आपके पास इंडेनिल। हमारे पास क्या बनेगा, इंडेनिल में कैपेसिटी 5 हो सकती है। तो 5 होने के लिए आपके कॉम्प्लेक्स में से 2 CO या 3 CO बाहर निकलेंगे। तो FeCO2 इंडेनिल प्लस आपके पास ये थे 3 CO एलिमिनेट हुए। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखते हैं तो ये 8 ड्यू टू 8 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू आयरन, 4 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कार्बोनिल, 5 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इंडेनिल। कितने हो गए, 8 + 4 12 + 5 आपके पास 17 प्लस 1 चार्ज नेगेटिव है, ये हो गया 18। ठीक, अब इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई, PPH3 या कार्बोनिल 13 से। कार्बोनिल 13 से करवाने या PPH3 से करवाने पर क्या होगा, वही प्रोसेस होता है। इंडेनिल अपनी कैपेसिटी को चेंज करेगा, ये 5 से इसमें आएगा 3 में, तो अनसैचुरेटेड या कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर उसके अंदर PPH3 एंटर करेगा तो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर कैपेसिटी 3 से 5 में चेंज हो जाएगा, तो एक CO आपका बाहर निकल जाएगा और आपके पास बनेगा FeCO PPH3 इंडेनिल -4। तो यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी है वो रहेगी आपकी 5। ओके, ये आपका रहेगा प्रोडक्ट। इसी तरह एग्जाम्पल है कि रेनियम CO6 +4, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है फ्लोरीन से। रेनियम से आपकी रिएक्शन करवानी है। यही होगा आपके रिएक्शन में या कॉम्प्लेक्स में आपको कितना देखने को मिलेगा, फ्लोरीन एंटर करेगा, कैपेसिटी रहेगी इसकी -5, रेनियम CO3
फ्लोरीन हेप्टासिटी 5, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके देख लीजिए, वेरियम कितना रहता है 7 प्लस 3 टू 6, 7 and 6 13 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फ्लोरीन। आपके पास कितने हो जाएंगे 13 प्लस 5 18 इलेक्ट्रॉन होने के लिए आपका शो कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना। अब हमने इसकी pPH3 से कार्बोनिल 13 से रिएक्शन के बाद तो जस्ट ये प्रोसेस होगा फ्लक्चुएशनल बिहेवियर या भी स्लीपिंग बिहेवियर का फ्लोरीन शो करेगा बीटा 5 से बीटा 3 में आएगा, पॉलीनेटिवली अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, pPH3 उसके अंदर एंटर करेगा, 18 इलेक्ट्रॉन का कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर से फ्लोरीन बीटा 3 बीटा 5 के अंदर कन्वर्ट होगा और एक CO आपका बाहर चला जाएगा। तो अब कितने CO बचेंगे CO2 pPH3 फ्लोरीन और इसकी जो हेप्टासिटी है बीटा 5। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रह रहा है 18 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए 18 इलेक्ट्रॉन। और अगर आप रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनिल 13 से तो आपके पास जो लिगेंड है वो एंटर करेगा कार्बोनिल 13 और रिमेनिंग के 2 CO2 रहेंगे और ये भी टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। तो अब हमें पढ़ना है नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स एंड लिगेंड के बारे में, इसे हाईलाइट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स एंड लिगेंड। नाइट्रोसिल को अब NO से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नाइट्रोसिल के 2 मोड होते हैं, कौन कौन से, एक रहता है लीनियर नाइट्रोसिल एंड सेकंड है आपके पास बैंड नाइट्रोसिल, इस वन बैंड नाइट्रोसिल। जो लीनियर नाइट्रोसिल है उसमें नाइट्रोसिल लीनियर फॉर्म में मेटल्स के साथ अटैच रहता है और ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह एक्ट करते हैं एट द न्यूट्रल कंडीशन। इनमें एंगल कितना रहता है, मेटल नाइट्रोसिल एंगल रहता है 165 to 180 डिग्री के बीच में, जबकि बैंड नाइट्रोसिल में मेटल एंड नाइट्रोसिल आपका एक एंगल आपको देखने को मिलता है, ये एंगल कितने का रहता है 120 to 130 डिग्री। और ये नाइट्रोसिल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन में 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, ओके। लाइक अब ये जो है नाइट्रोनियम आयन NO प्लस एंड कार्बोनिल, इस वन इन दोनों की जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कैसा रहता है, सेम बॉन्ड ऑर्डर 3। ये है आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज आइसो स्ट्रक्चर इनके हमारे पास देखने को मिलते हैं। अब देख लेते हैं कि कंपैरेटिव स्टडी है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार इसमें एग्जाम के अंदर, 1 by 1 देखते हैं हम। इन कैटायनिक एंड एनायनिक फॉर्म नाइट्रोनियम प्लस एंड नाइट्रो, ये हो गया आपका नाइट्रोनियम, ये हो गया नाइट्रेनियम, ये एनायन है ये कैटायन है। ये दोनों ही स्पीसीज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम कर रही है। बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है NO प्लस का 3, ये रहता है आपका N ट्रिपल बॉन्ड O और यहाँ पे प्लस। NO का बॉन्ड ऑर्डर रहता है 2.5 नाइट्रोजन ट्रिपली बॉन्डेड कनेक्टर टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रेनियम NO माइनस चार्ज, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। हमें पता है कि जब डायरेक्ट बॉन्डिंग इंक्रीज होती है तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, अगर माइनस चार्ज है NO के ऊपर तब डायरेक्ट बॉन्डिंग NO बॉन्ड में इंक्रीज होगी, इट मींस इसकी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगी। तो ये रहेगी आपका 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर रहता है और इसका कुछ अरेंजमेंट रहता है बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को खोजने की मेटल के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड रहता है। सॉरी, ओके स्टार्ट है। स्टेबिलिटी किसकी होती है तो हमें पता है, हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था, कंसेप्ट क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है लाइक NO प्लस का जो कि 3 है और पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग है, तो ये मोर स्टेबल रहेगा न्यूट्रल से, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है एंड ये मोर स्टेबल रहेगा NO माइनस से, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इंक्रीज, जैसे कि हमने नीचे दिए इसमें क्या टॉपिक था, बॉब्स यूएस अपॉन वीपीएम। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर डिपेंड करेगी, प्रोपोर्शनल रहती है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर एंड
स्टेबिलिटी। अब इन तीनों स्पीसीज में स्टैटिक फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसके लिए आएगी, तो स्टैटिक फ्रीक्वेंसी NO प्लस के लिए सबसे ज़्यादा, फिर न्यूट्रल NO के लिए और NO माइनस के लिए सबसे कम। अब जो नाइट्रोसिन के दो बाइंडिंग टेस्ट है, तो इसके जो टाइप है, एक है लीनियर नाइट्रोसिन, उसके बारे में फर्स्ट केस हम स्टडी करते हैं। मेटल अटैच्ड टू लीनियर नाइट्रोसिन 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा। बॉन्ड एंगल कितना रहता है, दिस 165 टू 180 डिग्री के बीच में रहता है। स्टैटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ लीनियर नाइट्रोजन आपको देखने को मिलेगा 1680 यानी 1680 टू 1820 सेंटीमीटर इनवर्स। अब लीनियर नाइट्रोजन है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी आपको ज़्यादा दे रहा है, इसलिए आपको 1680 टू 1820 सेंटीमीटर इनवर्स इसका स्टैटिक फ्रीक्वेंसी रहता है। नेक्स्ट है आपके पास बैंड नाइट्रोसिन, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरफ वर्क करेगा और इसके बीच में ये जो एंगल है वो कितना रहता है, 124 टू 130 डिग्री। बॉन्ड ऑर्डर इसमें रहता है 2.5। बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, 2.5। ये न्यूट्रल NO की तरफ बिहेव करेगा आपके पास। दिस वन स्टैटिक फ्रीक्वेंसी इसकी रहेगी 1650 टू 1550, यानी बैंड नाइट्रोसिन की स्टैटिक फ्रीक्वेंसी लोअर रहती है कंपेयर टू लीनियर नाइट्रोसिन। ओके, लीनियर नाइट्रोसिन 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो इसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। बैंड नाइट्रोसिन 1 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर पाते, तो इसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मीन्स इसका वेट भी ज़्यादा है। जस्ट एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जो म्यू रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ओके, रिड्यूस्ड मास, अगर मास आपका ज़्यादा रहेगा तो स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कम होगी। बैंड नाइट्रोसिन 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो उसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच रहा है। लीनियर नाइट्रोसिन 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इस पर कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स लेस इसका मास। ठीक है, वेट बोल सकते हो या मास बोल सकते हो, लेस मास। जो इसका वेट है M1 M2 N का और इसका वेट तो कम होने का इसकी स्टैटिक फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी और इसमें ज़्यादा होने का इसकी स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। तो नीचे लेते हैं स्लाइड को। अब यहाँ पर है आपके पास कि नाइट्रोसिन लिगेंड आल्सो एग्जिस्ट इन ब्रीजिंग फॉर्म एंड टर्मिनल फॉर्म। ओके, लाइक दिस वन, एक अपने पास नाइट्रोसिन मेटल कंटेनिंग नाइट्रोसिन बोलेंगे। इसमें टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, आपके पास है 20 इलेक्ट्रॉन, 5 + 5 10 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू Cp एंड 10 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू Ni। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं NO से, नाइट्रोसिन से। तो नाइट्रोसिन क्या करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के लिए Cp यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा नाइट्रोसिन से, लीनियर नाइट्रोसिन के थ्रू रिप्लेस होगा और इस कॉम्प्लेक्स की स्टैटिक फ्रीक्वेंसी टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 18। कैसे, 5 ड्यू टू Cp, 3 ड्यू टू नाइट्रोसिन, लीनियर नाइट्रोसिन। तो कितना हुआ आपके पास, 5 + 3 8 एंड 10 ड्यू टू निकल 18 इलेक्ट्रॉन। ये रह गया आपका लीनियर नाइट्रोसिन और इसकी स्टैटिक फ्रीक्वेंसी रहेगी 1820 सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरह हमारे पास एक अदर कॉम्प्लेक्स है लाइक सेंट्रल मेटल्स, क्रोमियम के साथ 1 NO, 2 NO, ऊपर Cp और ये Cl। ये आपका 2D स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट है। अभी हमने इसका रिडक्शन करवाया सोडियम बोरोहाइड्राइड को, तो क्या होगा कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल H- वो मेटल का अटैक करेगा Cl बाहर। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बना उसके अंदर है H, मेटल हाइड्राइड प्रोडक्ट हमको देखने को मिला। तो इस मेटल हाइड्राइड का अगर डायमराइजेशन होता है, इसको फर्दर रिएक्शन करते हैं तो डायमराइड्स होकर क्या बनेगा आपके पास, ये कॉम्प्लेक्स में से H2 बाहर चले जाएंगे और ब्रीजिंग मोड के ऊपर आपको मिलेंगे नाइट्रोसिन, नाइट्रोसिन और एक बनेगा मेटल बॉन्ड। तो जो ब्रीजिंग मोड के नाइट्रोसिन रहते हैं वो भी एक्ट एज ए 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करते हैं और उनकी स्टैटिक फ्रीक्वेंसी भी आपको देखने को मिलेगी
1550 to 1650 सेंटीमीटर इनवर्स। और नॉर्मली बेजिंग नाइट्रोसिल की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कम रहते 1505 सेंटीमीटर इनवर्स। ये है आपका डायमर कर्व। अब हम पढ़ लेते हैं कि स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ नाइट्रोसिल कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, अगर हमारे पास कोई फ्री नाइट्रोसिल है लाइक फ्री नाइट्रोसिल एनो, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी रहेगी 1876 सेंटीमीटर इनवर्स। हमें याद रखना है। अगर हमारे पास कोई नाइट्रोनियम आयन है लाइक NO+, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्री नाइट्रोजन से कम है, तो हमने अभी आपको जस्ट फॉर्मूला बताया था याद रखने का, तो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मास रहता है। अब रिड्यूस्ड मास है तो फ्री नाइट्रोजन का जो मास है वो डेफिनेटली NO+ से ज़्यादा है। अगर NO+ से ज़्यादा है तो फ्री नाइट्रोजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम आएगी, NO+ की ज़्यादा आएगी। तो इसीलिए 2250 सेंटीमीटर इनवर्स आपको देखने को मिलती है। अब टर्मिनल नाइट्रोजन में क्या रहता है, कुछ बैक बॉन्डिंग देखने को मिलता है मेटल को नाइट्रोजन या फिर लिगेंड टू मेटल। अब क्या रहता है इसके अंदर कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इसमें बैक बॉन्डिंग भी होती है, तो इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो लोअर जाती है 1900 to 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर ये ब्रिजिंग मोड के ऊपर एग्जिस्ट करता है लाइक NO के बीच में, तब इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1505, ये आपकी फिक्स, इसे आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है, 1505 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर अगर दो केस से अगर आपका लिनियर नाइट्रोसिल है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितना होगा 1680 to 1820 सेंटीमीटर इनवर्स। इसका यूनिट पॉइंट है 1750। अगर आपका बैंड नाइट्रोसिल है तो आपके पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितना होगा, लोअर रहेगा 1650 to 1550 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम नाइट्रोसिल कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स की कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। देखते हैं, ओके, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है लाइक इरिडियम कार्बोनिल PPH3 ट्वाइस एंड Cl। ये ओवरऑल क्या रहता है, स्क्वायर प्लानर, हेप्टासिटी कितनी, सॉरी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो रहेगा आपका 4। ये रहेगा आपका स्क्वायर प्लानर। इसकी रिएक्शन हमने कराई है BF4NO+। ओके, हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन रिएक्शन कैसे होगा कि जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स के ऊपर NO आकर पहले एसोसिएट होगा। ओके, ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। चेक कर लेते हैं, इरिडियम कितना रहता है 9+ से इरिडियम 9+ कार्बोनिल 2+2 लिगैंड ऑफ फॉस्फाइन, तो 4+1। देखते 4+2 6 and 1 7 and 9 16। इसलिए पहला ये कैसा शो करेगा, एसोसिएटिव मैकेनिज्म SN2। ओके, तो NO का एसोसिएशन हुआ यहाँ पे, फिक्स हुआ ये। तो देखिए आप मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ आपके पास बना स्क्वायर पिरामिडल, और फ्री इसमें तो इलेक्ट्रॉन टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट होगा कितना आएगा आपके पास, 18 इलेक्ट्रॉन आपके पास आएगा। ये है आपका बीटा T मैनर के अंदर। ओके, अब इसकी हेप्टासिटी हुई चेंज। अब क्या हुआ, डक्टेशन हुआ, स्लिपिंग हुई। ये हुआ आपका IR COCl PPH3 ट्वाइस और बैंड नाइट्रोजन। बैंड नाइट्रोजन कंडीशन में ये बीटा 1 हुआ। आपका जो कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन तो किसमें कन्वर्ट हुआ 16 इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स बना। कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स देखने को मिला। अब क्या रहेगा, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं वॉस्कास कॉम्प्लेक्स। ये था आपका, ठीक, इसमें ये भी आपका एक वॉस्कास कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये है आपका मॉडिफाइड वॉस्कास कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मॉडिफाइड वॉस्कास कॉम्प्लेक्स हम इसे कह सकते हैं। अब बैंड नाइट्रोसिल कैसे रिकॉग्नाइज हुआ, ये कि बैंड नाइट्रोसिल है, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से जो कि 1620 सेंटीमीटर इनवर्स को देखने को मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास एक सीरीज है पाई एक्सेप्टेड लिगेंड ऑर्डर।
इससे क्वेश्चन आप कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट करें। देखिए ये है आपके पास पाई एक्सेप्टेड लिगेंड ऑर्बिट। तो सबसे ज्यादा पाई एक्सेप्टेड टेंडेंसी किसकी होती है? नाइट्रोनियम आयन NO+, फिर होती है आपका कार्बोनिल की, फिर होती है आपका इज आइसोसाइनाइड RCnR, इज आइसोसाइनाइड, फिर होती है आपका CN यानी साइनाइड ग्रुप। तो नाइट्रोनियम जो है वो है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पाई एक्सेप्टर इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपको याद है स्ट्रॉन्गेस्ट पाई एक्सेप्टर कौन सा लिगेंड है? नाइट्रोनियम लिगेंड। अब हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्रोमियम CO6, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं 4 नाइट्रोसिल से। हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन रहा है क्रोमियम NO4 जो कि नाइट्रोसिल है, और सारे के सारे नाइट्रोसिल β3 कंडीशन में है। जैसे है β3 मीन्स लीनियर नाइट्रोसिल हमने को देखने को मिल गया। अब यहाँ पे पूछा है कि NiCO4 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें। अब किसके साथ ये आइसोलेबल है? तो आइसोलेबल किसके साथ होगा? 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के साथ आइसोलेबल होगा, क्योंकि इसकी जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना है? 18। तो A से लेकर D तक जो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होगा उसी के साथ ही आइसोलेबल रहेगा। तो A कॉम्प्लेक्स चेक कर लेते हैं। NiCO4 इक्वल्स टू Ni रहेगा आपका B10, ये 10 प्लस 4 कार्बन 4 टू 8, तो हमारे पास बना 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स के साथ आइसोलेबल करेगा। आइसोलेबल का ये सिंबल है। तो हमारे पास जो क्रोमियम CO4 आया वो था आपका 18 इलेक्ट्रॉन, ये रहेगा क्रोमियम NO4, इसको CO ना करके NO करेंगे। ओके, क्रोमियम NO4 इसके साथ ये आइसोलेबल करेगा। अब है आपके पास बी कॉम्प्लेक्स FeCO6, Fe कितना रहता है? 8, CO 6 टू 12, 12 प्लस 8 20, ये आइसोलेबल नहीं करेगा। सी कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट CO4, कोबाल्ट है D9 प्लस 4 कार्बन 4 टू 8, 9 प्लस 8 कितने हुए? 17, ये भी नहीं करेगा आइसोलेबल। फिर है डी कॉम्प्लेक्स Fe CpCO2, तो Fe कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, Cp5 एंड कार्बोनिल 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन ओवरऑल बनेंगे आपके पास? 17 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन आपका होगा। तो हमारे पास आंसर कौन सा आया? ये आंसर हमारे पास आया कॉम्प्लेक्स A, जो कि क्रोमियम NO4 के साथ आइसोलेबिलिटी शो करेगा। इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक, अब हमारे पास एग्जाम्पल है ब्रोमीन ReCO5 प्लस 2 NO, यानी 2 नाइट्रोसिल्स की रिएक्शन करवानी है। हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा X, देख लेते हैं इसे। नाइट्रोसिल है, मीन्स इसकी एप्लासिटी या तो ये लीनियर कंडीशन में हो सकता है या बैंड फॉर्म में हो सकता है। तो सपोज ये अभी बैंड फॉर्म में आपका कॉम्प्लेक्स में एंटर करता है। तो अगर बैंड फॉर्म में एंटर कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2 नाइट्रोसिल 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए आपके जो पहले से कॉम्प्लेक्स है 18 इलेक्ट्रॉन का, इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं। ब्रोमीन 1, हीलियम 7 प्लस 5 कार्बन 10, 18 इलेक्ट्रॉन में से 6 माइनस कीजिए तो कितना रहेगा? 12। तो इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन माइनस करने के लिए 3 CO आपके बाहर जाने चाहिए। तो देखिए यही हो रहा है कि ब्रोमीन, हीलियम, अब 5 में से 3 बाहर गए तो 2, तो ये CO2 और NO ये आएंगे आपके पास ट्वाइस, तो इसे हम करेंगे 2। नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल आपके कॉम्प्लेक्स में एंटर कर रहे हैं, प्लस कॉम्प्लेक्स से और कितने कार्बन बाहर निकले? तो 3 CO आपके बाहर निकले। अब इसके देख लीजिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, तो 1 ब्रोमीन के कारण, 7 रेनियम के कारण, 4 कार्बोनिल के कारण एंड 3 टू
3 6 आपका रहेगा नाइट्रोसिल टू 5, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह FeCO5 प्लस 2NO, ये भी जस्ट ऊपर वाले की तरह कि 2NO कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, लीनियर फॉर्म में 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए प्रीवियसली कॉम्प्लेक्स में से 3 कार्बोनिल आपके बाहर निकलने चाहिए। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा FeCO2NO ट्वाइस, और ये आपके रहेगा 3CO बाहर, ये भी आपको 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब आपके पास एग्जांपल है FeCO5 प्लस, ये आपके पास साइक्लो ऑक्टा डाइइन लिगेंड है, हमने इसके साथ हिट किया। अब चूंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो इस टाइप की रिएक्शन से होगी। डिसोसिएटिव पहले कार्बोनिल बाहर निकलेंगे तो 2CO बाहर निकले, और फिर जाके ये हेप्टासिटी 4 मैनर के अंदर साइक्लो ऑक्टा डाइइन क्या करेगा, साइक्लो ऑक्टा डाइइन आपका जो लिगेंड हेप्टासिटी 4 मैनर में मेटल के साथ अटैच्ड होगा, और हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हुए कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन FeCO5 की रिएक्शन 1,3-ब्यूटाडाइन से करवाता हूँ तो ये भी रिएक्शन कैसा होगा, SN1 टाइप का, यानी डिसोसिएटिव टाइप के रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। 2CO बाहर और उस वैकेंट पोजीशन पे आपका आएगा ब्यूटाडाइन सिस्टम विथ हेप्टासिटी 4 मैनर में। ओके, तो ये रहेगा आपका 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब हमारे पास है नेक्स्ट एग्जांपल इसको, अगर मैं आपके FeCO5 की रिएक्शन 2PnO3 से करवाता हूँ तो ये भी आपको SN1 टाइप की रिएक्शन शो करेगा, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में शो करेगा। यानी पहले आपके कॉम्प्लेक्स में से 2CO बाहर जाएंगे, अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उस कंडीशन में 2PnO3 लिगेंड आपके सिस्टम में एंटर करेंगे, और इसकी जो जियोमेट्री स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, PvP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इन दिस केस जो PPH3 था वो एक्सिट पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर मेरे रिएक्शन FeCO5 की रिएक्शन अगर नाइट्रोसिल से होती है तो वो भी आपकी किस टाइप की रिएक्शन होगी, SN1 टाइप की रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो ये रहेगा आपका FeCO2NO2। ओके, अब 2 नाइट्रोसिल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए 3 कार्बोनिल आपके बाहर जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -3CO। 3CO आपके बाहर जा रहे हैं, आपके पास ये आप लिगेंड या कॉम्प्लेक्स बना जो कि 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। अब ये फ्लक्चुएशन बिहेवियर शो करके PPH3 को एंट्री कराएगा और एक CO को भी बाहर निकालेगा, यानी कि पहले 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, NO3 जो इसकी हेप्टासिटी है वो NO1 हेप्टासिटी में कन्वर्ट होगी, आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनेगा, 18 इलेक्ट्रॉन टू 16 इलेक्ट्रॉन जो कि पॉलिनेटिवली अनसैचुरेटेड है। अब इस कंडीशन में PPH3 एंट्री करेगा, PPH3 तो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनेगा, हेप्टासिटी जो अभी 1 थी वापस से 3 में चेंज होगी। ओके, आपके पास जो 1 और 3 में चेंज होने के साथ ही एक -CO बाहर चला जाएगा, तो आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स रहेगा। ये आपका आंसर बस सही करके इसको। ओके, अब है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ एल्काइल। प्रोटेक्शन ऑफ एल्काइन के लिए हम कौन सा पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स यूज में लेते हैं, डाइकोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल, दिस वन CO+COA, डाइकोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लेक्स होता है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ये ट्रिपल बॉन्ड आपका एल्काइन RC ट्रिपल बॉन्डेड टू CR। जब हम डाइकोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल की रिएक्शन एल्काइन से करवाते हैं तो आपका क्या रहेगा, 2CO आपका बाहर निकलेगा, एंड इस टाइप की अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। कोबाल्ट अटैच टू कोबाल्ट, मेटल मेटल सिंगल बॉन्डेड, एंड देन दिस अटैच टू दिस कार्बन एंड दिस अटैच आल्सो टू दिस कार्बन। इसी तरह
cobalt attached to this carbon, cobalt attached to this carbon, and this both carbon are doubly bonded. Okay, ये आपका प्रोटेक्टेड एल्काइल। इसी तरह आपके पास है दिस वन, Fe2CO82 माइनस की रिएक्शन आपने डाइआइडोमिथेन से करवाई। इस कंडीशन में हमारे पास क्या बनेगा, मेटल मेटल बॉन्ड जो है वो तो सेम टूटेगा नहीं, आपके पास CH2 जो है ब्रिजिंग नोड के ऊपर एग्जिस्ट रहेगा। तो देखिए Fe2CO8 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ये कार्बोनिलेट की तरह काम कर रहा है। ये माइनस चार्ज यहाँ अटैक, इस आई बाहर, फिर ये माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज वापस से यहाँ अटैक, तो ये आई बाहर। तो आपके पास है ना ब्रिजिंग नोड में CH और ये आपका कॉम्प्लेक्स है। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी किया, तो लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया, पॉइंट था रिंग स्लीपिंग कंसेप्ट के बारे में स्टडी की, ट्रांजिशन बिहेवियर, ट्रांजिशनल बिहेवियर के बारे में हमने स्टडी किया, फिर स्टडी किया रिंग स्लीपिंग, एंड लास्ट में नाइट्रोसिन के बारे में, नाइट्रोसिन लिगेंड के बारे में हमने डिटेल स्टडी। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 17 के अंदर। लेक्चर नंबर 17 में हम स्टडी करेंगे, लेक्चर नंबर 17 में हम स्टडी करने वाले हैं 1,1 माइग्रेशन रिएक्शन की डिटेल स्टडी परफॉर्म करेंगे। माइग्रेशन रिएक्शन बने रहिए हमारे चैनल के साथ और मिलते हैं लेक्चर नंबर 17 में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।